गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका हमारे सौंदर्या IAS एकेडमी में स्वागत है। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो शूट किया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा में 100% आपके लिए हितकर सिद्ध होगा। आज के लेक्चर में फ्रेंड हम भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें यह बताया गया, अनुच्छेद 330 में यह वर्णित किया गया है कि लोकसभा की कुल सीट कितनी है? 543 है। सभी लोगों को पता है। तो लोकसभा की 543 सीटों में 84 सीट यानी 84 सीटों पर SC को रिजर्वेशन दिया गया है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है। वह 47 सीटों पर ST शेड्यूल ट्राइबल्स को रिजर्वेशन दिया गया है। आज हम लोग उस रिजर्वेशन पर अध्ययन करेंगे कि किस राज्य में कितना ज़्यादा रिजर्वेशन है और किस राज्य में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इन सब बातों को हम आज अवलोकन करेंगे। अगर हम बात यहाँ पे करें लोकसभा में, अगर बात करें कि सर्वाधिक इस पूरे सीट में रिजर्वेशन का हमने डिटेल लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि लोकसभा में सर्वाधिक SC रिजर्वेशन किस राज्य में दिखाई पड़ता है, तो SC यानी शेड्यूल कास्ट का सर्वाधिक रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में 17 सीटों पर SC को रिजर्वेशन दिया गया है, जो सर्वाधिक रिजर्वेशन है। इसके साथ नंबर दूसरे स्थान पे बंगाल का स्थान आता है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीट पर SC को रिजर्वेशन दिया गया है। नंबर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु पे 39 सीट है। 39 सीट पे में 7 सीट पर SC को रिजर्वेशन दिया गया है। नंबर 4 पे बिहार है। बिहार के 40 सीट में से 6 सीटों पर SC को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह यानी पूरा SC का रिजर्वेशन कितना है, उसमें हमने बताया था 84 सीटों पर रिजर्वेशन है पूरे भारत में 543 सीटों में से। ठीक है, अगर वहीं दूसरी तरफ हम SC की सीटों की बात करें, शेड्यूल ट्राइबल्स की सीटों की बात करें यानी ST की सीटों की बात करें, तो ST की सीटों पे रिजर्वेशन कुल 47 सीटों का है। 47 सीटों का जो ST पे रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें ST की संख्या सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम तो MP में है, मध्य प्रदेश में है। इसलिए ST में सीटों पे सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन 29 सीट लोकसभा में के से 29 सीट लोकसभा के हैं MP में, जिसमें से 6 सीटों पर ST को रिजर्वेशन दिया गया है। दूसरे स्थान पे अगर बात करें तो झारखंड व उड़ीसा होता है, दोनों पे 5-5 सीट पर रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरह से ST सीट पर रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही हम फ्रेंड यहाँ पर ये देखते हैं कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ ST की सीटें ही हैं। यहाँ पर SC का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। टोटल जो भी सीटें हैं या तो सामान्य हैं या तो ST पे रिजर्वेशन दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम SC सीट की रिजर्वेशन, सिर्फ SC सीट की रिजर्वेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल है, केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, UP है, UK है। UK माने ये उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ लेना है। दिल्ली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SC सीट पर ही रिजर्वेशन दिखाई पड़ता है। इनके साथ फ्रेंड कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर SC ST सीटों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। यही हमारे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे राज्य कौन कौन से हैं। ऐसे राज्य में नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड सिर्फ 2 सीटें हैं और यहाँ पर SC ST का कोई रिजर्वेशन नहीं। अरुणाचल प्रदेश। ठीक इसी तरह गोवा है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, सिक्किम है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, पांडिचेरी है, लद्दाख है। ये इस प्रकार के कुल 10 राज्य होते हैं। 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर SC ST का कोई रिजर्वेशन लोकसभा में नहीं दिया गया है। इनको विशेष ध्यान रखना है कि 10 को याद हम कैसे करेंगे। इसमें देखते हैं यूनियन टेरेटरी कितने हैं। लद्दाख, पांडिचेरी, दमन दीव,
चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, यानी 6 इसमें यूनियन टेरेटरी है। 6 के बाद यूनियन टेरेटरी में कौन कौन यूनियन टेरेटरी 6 हैं और कौन है ये देखते हैं। पूर्वी राज्य में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे सिक्किम है, सिक्किम नहीं है, नागालैंड है, अरुणाचल है और इसी के बगल सिक्किम है। ये आ गए 6 तो यूनियन टेरेटरी आ गए। 3 हो गए ये पूर्वी भारत के पास के जो राज्य हैं कौन कौन है, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड और एक गोवा जुड़ जाता है। इस तरह से ये 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर SC ST की कोई भी रिजर्वेशन लोकसभा में नहीं दिया गया है। फ्रेंड, अनुच्छेद 331 को हम देखेंगे। 333 क्या है इसके बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि अगर लोकसभा के चुनाव में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त बहुमत न हो या एंग्लो इंडियन चुनाव में जीत कर ना आए हों, उस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति ऐसा 2 एंग्लो इंडियन तभी नियुक्त करता है, ऐसे 2 एंग्लो इंडियन जिस कंडीशन में वहाँ पे चुनाव जीत कर ना आए हों। अच्छा, एक इसी तरह राज्यों में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक एंग्लो इंडियन का चयन कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक मन में क्वेश्चन आता है कि एंग्लो इंडियन कौन है। एंग्लो इंडियन वे हैं, एंग्लो माने अंग्रेज, इंडियन माने भारतीय, यानी अंग्रेज और भारतीय से जन्म लेने वाला संतान एंग्लो इंडियन होता है। अच्छा फ्रेंड, एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारी स्वतंत्रता की बात हुई थी तो हमारे स्वतंत्रता में हमारे क्रांतिकारियों के साथ ही बहुत सारे ब्रिटिशर का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। जैसे हम उसमें दीनबंधु हिंदूज को देख सकते हैं, एनी बेसेंट को देख सकते हैं। तो ये लोग इतना ज़्यादा ब्रिटिश का विरोध करने लगे थे कि वे पुनः वापस आज़ादी के बाद पुनः वापस इंग्लैंड भी नहीं जा पाए और ये भारत में केरला और इस तरह से तटवर्ती राज्यों में बस गए। और फिर हम इनके हितों को हमेशा ध्यान में रखें, कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ी इनके योगदान को भूल जाए। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति इनको 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर दे, जिससे इनके योगदान को हम हमेशा याद भी करते रहें और लोकसभा में इनकी बातों को भी हमेशा रखा जा सके। इस बात को ध्यान में रखकर 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया और राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब अनुच्छेद हम 338 के बारे में अवलोकन करेंगे। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग क्या है फ्रेंड? अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अनुसूचित जाति के हितों का ध्यान में रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रत्येक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें जो अध्यक्ष होता है उसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, वह उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब हम इनके कार्यों को देखेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग क्या कार्य करती है, यानी SC कमीशन का के क्या कार्य हैं। यह अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण करती है, संवर्धन करती है, वह उनके विकास के लिए हमेशा कार्य करती है तथा SC के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच भी करती है, जिससे कि उनके हितों की पूर्ति हो सके। यह फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना है कि यह कमीशन या आयोग जातियों पर होने वाले, अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के मामले की यह स्वतः जांच करता है, कार्यवाही करता है। इस संदर्भ में इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त दिखाई पड़ती हैं। और क्या इसके कार्य हैं? तीसरा है अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक
विकास से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना, उनके विकास का मूल्यांकन करना और समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार को SC ST के हितों संबंधित सलाह देना इस आयोग का प्रमुख कार्य है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे 89वां संविधान संशोधन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा SC ST आयोग को 2 भागों में बांटा गया था, जो 2014 में प्रभाव में आया था। SC ST आयोग को कब प्रभाव में लाया गया था? 2014 में, और वहाँ पर SC ST आयोग को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसे अनुच्छेद 338 के अंदर रखा गया था, और दूसरा जो आयोग था वो था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ध्यान रखना, पहला है अनुसूचित जाति आयोग यानी SC कमीशन, दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग। ठीक है, इसे अनुच्छेद 338 क के अंदर रखा गया है। अच्छा भाई फ्रेंड, यहाँ पर अनुच्छेद 341 1 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल से सलाह लेकर SC और ST पर नियम बनाता है और SC ST कास्ट में परिवर्तन लाता है और किसी भी जात को ST SC में रखने का प्रावधान करता है। SC ST में रखने का अधिकार किसको है? ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो ध्यान रखना, SC ST सीट में रखने का अधिकार उस राज्य की सलाह पे राष्ट्रपति ही किसी जाति को SC ST में रखने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट हम फ्रेंड देखेंगे, राष्ट्रपति अगर किसी जाति को SC ST में रखता है तो किससे सलाह लेता है? वह संसद से सलाह लेकर ऐसा ध्यान रखता है, ऐसा करता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड कि राष्ट्रपति के जो भी कार्य हैं, राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों का निर्वहन तो करता है, लेकिन हर कार्य संसद के सलाह लेने के बाद ही करता है। ये विशेष ध्यान रखना। यानी SC ST अगर जात की बात होगी, किसी जात को SC ST अगर बनाने की बात होगी, तो राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है, वह उसके बाद संसद के निर्णय के बाद उसे SC ST कैटेगरी में डालने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भाग 16 अनुच्छेद 338। इसको एक संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे। इसका गठन 2004 में हुआ था। अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। यह SC ST संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिससे राष्ट्रपति समय समय पर SC ST के ऊपर SC ST के विकास के ऊपर, संवर्धन के ऊपर योजनाएं या कार्य बनाता है। अनुच्छेद 340 को हम लोग अब एनालिसिस करेंगे। जिस तरह से फ्रेंड अनुच्छेद 338 और 338A में SC ST का वर्णन है, उसी प्रकार अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में वर्णित किया गया है। 1953 में काका कालेकर समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति की सिफारिश पर? काका कालेकर समिति की सिफारिश पर। ये नाम फ्रेंड विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किसके समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, तो काका कालेकर समिति की सिफारिश पर 1953 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग प्रचलन में आया था और अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो था वो अदर बैकवर्ड क्लास के हितों का संरक्षण संवर्धन के लिए यह बनाया गया था। फ्रेंड अब हम लोग भाग 17 को देखेंगे। भाग 17 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया। किसके बारे में बताया गया है? राजभाषा यानी राज्य की भाषा के बारे में बताया गया है। राजभाषा क्या होता है फ्रेंड? राजभाषा में 343 में ये बताया गया है कि राजभाषा से तात्पर्य होता है राज्य की भाषा। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हम सबको पता है कि भारत के अधिकतम राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। साथ ही लगभग
अगर दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में हिंदी भाषा को समझने वाले और बोलने वाले मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अच्छा, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा, इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं तथा 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रारंभ में यानी 1955 की हम बात कर रहे हैं। 1955 में कुल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया और इन्हें राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को राजभाषा में जोड़कर इनकी संख्या 22 बना दी गई है। इस प्रकार अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि 8वीं अनुसूची में राजभाषा कितनी है तो ध्यान रखना है फ्रेंड 22 है। राजभाषा कुल कितनी है? 22 हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन लगातार आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। फ्रेंड, अनुच्छेद 348 एक छोटा सा पार्ट है। अनुच्छेद 348(1) के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के राज्य की भाषा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा कार्यवाही में भाग लेने की जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी, ऐसा विशेष अधिकार दिया गया है। ये विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके साथ ही अब हम लोग आपात इमरजेंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इमरजेंसी का वर्णन भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। इमरजेंसी क्या है, क्यों लगाया जाता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। 352 से 360 को के अंदर 3 आपातकालीन शक्तियाँ फ्रेंड कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन आता है तो जर्मनी के वाइमर गवर्नमेंट से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय संविधान में 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को। नंबर 1 अनुच्छेद 352 के अंदर अगर कोई हमारे देश पर वायु आक्रमण करता है या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है या तो पूरे भारत में या जिस क्षेत्र में ऐसे विद्रोह की संभावना हो या विद्रोह हो रहा हो वहाँ पर 352 के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। इसी तरह से 356 राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चलने पर, राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चलने पर राज्यपाल के अनुमोदन पर, राज्यपाल के ऐसा सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। इसके अंतर्गत अगर देश की वित्तीय आपातकाल कठिन हो या ठीक स्थिति में न हो या ऐसी कंडीशन क्रिएट हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति को वित्त आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया है। किंतु फ्रेंड ध्यान रखना है 352 356 का प्रयोग हुआ है, किंतु 360 का वर्तमान तक प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम फ्रेंड 352 के बारे में कुछ विशेष चीज़ों पर अवलोकन करेंगे। अनुच्छेद 352 का प्रयोग कैसे होता है हम लोग इसको जानेंगे। फ्रेंड, जब हमारे देश में युद्ध या वायु आक्रमण की स्थिति या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आती है तब राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है, लेकिन इस आपातकाल का प्रयोग करते समय संसद के
दोनों सदनों का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है और जो दोनों सदन का जो अनुमोदन लेता है वह 1 मंथ के भीतर होना जरूरी होता है। अगर 1 मंथ के भीतर नहीं होगा तो राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। 1 मंथ के भीतर होना जरूरी होता है और दोनों सदन के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति पूरे भारत में या उस विशेष एरिया में 6 मंथ के लिए 6 माह के लिए आपातकाल लगा सकता है। असामान्य स्थिति होने पर इसे 6 माह से आगे कंटिन्यू बढ़ाया जाता है। वैसे कंडीशन तो बताया गया है कि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड और कहीं कठिन स्थिति में इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि 3 वर्ष ही हो। ठीक है फ्रेंड, 352 तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग 356 पे देखेंगे कि 356 में ऐसा क्या वर्णित किया गया है। फ्रेंड 356, अच्छा 352 में एक और कॉन्सेप्ट मन में आता है, क्या 352 का प्रयोग किया गया है? हाँ फ्रेंड, वर्तमान तक सिर्फ 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ है। नंबर 1 1962 चाइना युद्ध, 1971 पाक युद्ध, 1975 पंजाब में स्थिति खराब होने पर लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड, इसका 3 बार प्रयोग किया जा चुका है 352 का। अब अनुच्छेद 356 की बात हम करते हैं। इसमें क्या होता है, राज्य की शासन व्यवस्था अगर संविधान के अनुसार न चलाई जा रही हो उस स्थिति में राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि इस राष्ट्रपति शासन के लिए संसद में 2 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है, यानी संसद का सलाह 2 माह के अंदर राष्ट्रपति को मिलना जरूरी है, तभी यह व्यवस्था लगाई जा सकती है। ध्यान रखना फ्रेंड, 356 का प्रयोग पहली बार 20 जुलाई 1951 पंजाब में किया गया था, जबकि सर्वाधिक बार इसका प्रयोग जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है फ्रेंड। और इसमें भी ये कंडीशन किया गया है कि कम से कम 6 माह व ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड समय के अनुसार, अगर स्थिति के अनुसार इसके समय को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि यह 5 साल से भी अधिक समय तक लगाया जा चुका है। फ्रेंड नेक्स्ट हम देखेंगे ये वित्तीय आपात की बात करेंगे। अनुच्छेद 360 में क्या कहा गया है, इसके अंदर वित्तीय आपात यानी देश की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने पर राष्ट्रपति के द्वारा 360 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड ये ध्यान रखना है, 360 के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और के पेमेंट को छोड़कर बाकी किसी भी अधिकारी, किसी कर्मचारी के पेमेंट को कम किया जा सकता है या ऐसे कोई भी कंडीशन लाए जा सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखना है कि 360 के लिए सदन के अंदर 2 माह के अंदर अनुमति मिलना जरूरी होता है। यह अभी तक नहीं लगाया गया है, ये विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ लगाई जाती है तो उसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 यानी अगर हम बात करें 356 की बात करें तो 356 के केस में यानी राज्य आपातकालीन में तो 352, 356, 360 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी मूल अधिकार उस समय प्रचलन में नहीं रहते, उन मूल अधिकार का हनन होता है, उसके अगेंस्ट कहीं पर वाद योग्य नहीं होता। जबकि 352 और 360 की स्थिति में बताया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, वहाँ पर 19 को भी समाप्त कर दिया जाता है। फ्रेंड आज के लेक्चर में बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड जो अनुसूची और भाग का जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम आज के क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। फ्रेंड कल का हमारा जो सवाल हमने आपसे पूछा था, इस सवाल में बहुत सारे लोगों का कमेंट मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी कमेंट नहीं दिया और हमने प्रीवियस लेक्चर में इस पर डिस्कस भी किया था अच्छे से कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव, पहला जो चुनाव हुआ था ढाका सीट से हुआ था, लेकिन ढाका सीट से उनका अभ्यर्थन, चूंकि यह पाकिस्तान में जाने से अभ्यर्थन निरस्त हो गया था, अतः वह पुनः महाराष्ट्र के पुणे सीट से चुनाव जीतकर भारतीय संविधान सभा में शामिल होते हैं। फ्रेंड ये चीज़ तो यहाँ पर पुणे सीट को ऑप्शन में चूज़ करना था। ठीक है फ्रेंड,
अब हम आज के प्रश्न उत्तर खंड को हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमने ये से बनाया है कि भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट का क्रम क्या है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ पे है। पहला ऑप्शन मैंने बताया यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु। दूसरे में बताया यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तीसरे में बताया यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो फ्रेंड, भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें सभी को पता है। नंबर 1 यूपी है। यूपी में लोकसभा की सीटें कुल कितने हैं फ्रेंड, सबको पता है ना। यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है। यूपी में लोकसभा की सीटें 80 है। दूसरे राज्य पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 हैं। तीसरे नंबर पे फ्रेंड बंगाल है। बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 है। चौथे नंबर पे फ्रेंड बिहार है। बिहार में लोकसभा की सीटें 30 है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39 है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड, सर्वाधिक लोकसभा एससी आरक्षित राज्य कौन है। यानी लोकसभा में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की सीट किस राज्य में है फ्रेंड। तो नंबर 1 हमें ध्यान रखना है सर, हमने अभी डिस्कस आपको किया था, सर्वाधिक एससी की सीट किस राज्य में है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बंगाल। यूपी में कितना है फ्रेंड, यूपी में हमने बताया था 17 लोकसभा की है। बंगाल में कितनी है रिजर्व सीट, बंगाल में कुल 10 सीटें हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं रिजर्व। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कितनी रिजर्व सीट है एससी की, कितनी है फ्रेंड, चलिए बताइए, 7 है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक लोकसभा एसटी रिजर्व राज्य कौन है। यानी लोकसभा में एसटी की सर्वाधिक सीटें कहां पर है। तो फ्रेंड एमपी है। नंबर कौन है, एमपी में कितनी है, एमपी में 6 है। झारखंड और उड़ीसा दोनों में, झारखंड और उड़ीसा दोनों में 5-5 सीटें हैं ना। कहाँ कहाँ, और छत्तीसगढ़ एक ऑप्शन बना है तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 सीटें हैं एसटी की। ये विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे कि पूछा गया कितने राज्य लोकसभा में सभी में एससी एसटी सीट आरक्षित नहीं है। यानी भारत की कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर एससी एसटी सीट का लोकसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो फ्रेंड कितने हैं जल्दी बताइए, 10, 11, 9, 8। फ्रेंड यहाँ पर 10 ऑप्शन सही है। 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा में एससी एसटी का कोई रिजर्वेशन नहीं। कौन कौन राज्य है फ्रेंड, हमने बताया 6 यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी कौन कौन है, नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 पांडिचेरी, नंबर 5 दमन दीव, नंबर 6 अंडमान निकोबार। ये 6 यूनियन टेरेटरी हो गए। उसके बाद हमने बताया था कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 3 पूर्वी भारत के हो गए, तो 6 3 9 हो गया, 1 गोवा है। इस प्रकार से भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर यूनियन टेरेटरी नहीं, यानी जहां पर लोकसभा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। 5वें क्वेश्चन पे फ्रेंड हम लोग फोकस करेंगे। एक तरफ अनुसूचित जाति आयोग है, एक तरफ आयोग, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। हमें बताना है अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद किसमें वर्णन है फ्रेंड। तो अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में वर्णन दिखाई पड़ता है। दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क में वर्णन है। अच्छा फ्रेंड, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में करेंगे हम लोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में किसमें प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 340 में वर्णन है। राज्य की भाषा अनुच्छेद 343 में। इस तरह के जितने भी मेल मिलाने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से इससे बनाया है कि हर लाइन में क्वेश्चन आपके एग्जाम के मिलते हैं। एमपीपीएससी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे एससी एसटी का एक विशेष चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करने के लिए है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड 1773 रेगुलेटरी एक्ट में हमने बताया था।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट को बोला गया है फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1813 के एक्ट के द्वारा हुआ था। छात्रवृत्ति के लिए 1 लाख व्यवस्था पहली बार कब हुई थी? ये भी फ्रेंड 1813 के एक्ट में दिया गया था। बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? तो बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था फ्रेंड। हमने इसको पहले ही लेक्चर में शूट किया था और बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए 7वां क्वेश्चन। इसमें द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना कब भारत में लगाई गई फ्रेंड? तो ध्यान रखना, द्वैध शासन की स्थापना 1919 में लगाया गया। और द्वैध शासन कब आया भारत में? 1919 में। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार मुस्लिमों को जो दिया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, हमने बताया था। अध्यादेश में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार फ्रेंड 1861 के एक्ट में दिया गया था। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। केंद्र में द्वैध शासन कब आरंभ किया गया फ्रेंड? तो केंद्र में द्वैध शासन कब आरंभ हुआ? 1935 के एक्ट में। ध्यान रखना फ्रेंड, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। इसमें राज्य के द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। 1919 मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था? 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। 1919 में राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था। और 1861 में हमने बताया वायसराय को अध्यादेश का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, द्वैध शासन के जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रेंड जल्दी बताइए। लियोनस कार्टियस को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड मिंटो कौन थे? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। ठीक है, और 1909 के समय में लॉर्ड मैकाले फ्रेंड, इन्हीं को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के असिस्टेंट थे। ये लॉर्ड मैकाले ही भारत के प्रथम विधिक सदस्य भी बने थे फ्रेंड। ये विशेष ध्यान रखना है, भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा आया है ये मैकाले के ही मस्तिष्क की उपज दिखाई पड़ती है। लॉर्ड रिपन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है फ्रेंड। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की गई थी। स्वशासन का इन्हें जनक कहा गया है। लॉर्ड रिपन ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो एक एक्ट पास हुआ था उसको समाप्त किया था, जो लॉर्ड लीटन ने लाया था और प्रेस को प्रतिबंधित किया था, इन्होंने इसको कैंसिल किया था। इसके साथ ही लॉर्ड रिपन के समय में ही फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। लॉर्ड रिपन के समय ही व्यवस्थित जनगणना पहली बार की गई थी 1881 में फ्रेंड। इस तरह से लॉर्ड रिपन आर्म एक्ट कैंसिल हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कैंसिल हुआ था। ये सब फ्रेंड लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग फोकस करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जन्मदाता किसे माना जाता है? हमने अभी बताया, ये लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। इसके साथ लॉर्ड मेयो का भी नाम दिया गया फ्रेंड। ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो एक ऐसा वायसराय था, इसकी हत्या अंडमान निकोबार के दौरे पे हुई थी। किसने किया था? अफगानियों ने चाकू घोंप कर इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड, लॉर्ड मेयो की एक और बात है, लॉर्ड मेयो के समय में ही सर्वप्रथम 1872 में पहली जनगणना की गई थी फ्रेंड। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में हम जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही फ्रेंड भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का इसी को सौभाग्य मिला था। इसी ने ही राजा राम मोहन राय के सलाह पर सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था फ्रेंड। लॉर्ड लीटन भारतीय वायसराय में एक क्रू वायसराय था और इसने ही भारत में आर्म एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आदि को लाया था फ्रेंड। ठीक है, अच्छा ये 10 सवाल आज पूरे हो गए। आज का जो सवाल है फ्रेंड, आपको ये बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर देने का प्रयास करिएगा फ्रेंड। आप अगर ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। हमें विश्वास होता है कि इतने स्टूडेंट, इतने लोग हमारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं फ्रेंड। इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी बजाना न भूलें, जिससे जैसे फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।